हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उस पे बेस्ड किस तरीके से आपका जो पेपर है वो आता है, क्या उसका पैटर्न होता है, किस तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं पार्ट्स की बात करती हूँ पहले, सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। पार्ट ए में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 7, जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मिलेंगे अगर वो पूरी तरीके से ठीक है तो। 5 नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 30 नंबर इसके हो गए। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे 11। 11 में से 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं और 10 के आपको जो मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क पर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 30 नंबर आपको वहां से मिल गए। उसके बाद पार्ट सी में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसका नंबर 1 होगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो यानी 20 क्वेश्चन आपको पार्ट नंबर सी से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा हुआ भी है इंस्ट्रक्शन में, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन गिवन है उसमें से टोटल 6 क्वेश्चन को आंसर करना है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपको कुछ चीजें बतानी है कि क्या होता है न्यूक्लियस। तो चलिए देखते हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले याद रखिएगा कि जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है जो हमसे सारे काम करवाता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो उसके सारे काम करवा रहा होगा। अ न्यूक्लियस एज रिलेटेड टू जेनोमिक्स, इट इज अ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली है तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा, सिंपल, ठीक है। दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम, डीएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, सब कुछ, ठीक है। एन एरे ऑफ होल्स और पोर्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं ताकि जो न्यूक्लियस है वो चीजों का आदान प्रदान कर सके, यानी कि अंदर से बाहर चीजें जा सके, बाहर से अंदर आ सके, है ना। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बीच में न्यूक्लियोलस होगा जहां पर डीएनए, क्रोमोसोम सब कुछ होता है, पोर्स होते हैं आपके पास, है ना। इस तरीके का आपके पास स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन शॉर्ट अबाउट व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पसल एक ही चीज होती है जिसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप डब्ल्यूबीसी के बारे में लिख सकते हैं कि क्या होता है डब्ल्यूबीसी, है ना। ल्यूकोसाइट भी कहा जाएगा। लाइफ स्पैन क्या होगी, लाइफ स्पैन, ठीक है। फंक्शन बता दीजिएगा। लाइफ स्पैन फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू वीक्स तक हो सकता है, ठीक है। फंक्शन बता दीजिएगा। आपकी बॉडी की चौकीदारी करते हैं, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। और टाइप्स बता दीजिएगा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स के लिए मैं आपको एक पूरी टेबल बनाकर दे देती हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, टाइप्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा होगा ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट भी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद बेसोफिल्स एंड थर्ड है इओसिनोफिल्स, ठीक है, इओसिनोफिल्स। और जो आपका एक ग्रैन्युलोसाइट होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। तो ये हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप थोड़ा सा ब्रीफ में, यानी कि आप ग्रैन्युलोसाइट को भी ब्रीफ में बता दो कि कितना होगा, ठीक है। एक ग्रैन्युलोसाइट की भी डेफिनेशन दे दीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस इन शॉर्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप सिर्फ नाम और फंक्शन लिख दो, काम खत्म। या दूसरी चीज कि आप हर एक चीज को डिफाइन करें कि पैनक्रियाज क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कौन सी सेल से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, है ना, हार्मोन के फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें बताने का एक तरीका होता है। यही चीज आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट करनी है। अगर मैं बात करूं पैनक्रियाज की तो यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसमें सबसे पहली है अल्फा सेल्स,
ठीक है। अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है जिसका काम है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का, है ना, ये हो गया। बीटा सेल से जो सिक्रेट होता है वो है आपका इंसुलिन, ये 70% होता है। 70% जो भी पैनक्रियाज होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होगा, यहां से सिक्रेट होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक, जिसका काम है बॉडी के या फिर ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने का। इंसुलिन, बता दिया मैंने काम, तो दोनों का काम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है और इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद तीसरी भी सेल होती है आपके पास, डी सेल्स। ये जो आपकी डी सेल्स हैं इनका काम होता है एक हार्मोन सिक्रेट करने का जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। अब ये सोमैटोस्टेटिन आपकी बॉडी के अंदर आपके इच्छा के लिए काम नहीं करता है ना, ये अपने हिसाब से काम करेगा। हिसाब से क्या मतलब है कि जब इसको लगेगा इंसुलिन ज्यादा हो रहा है उसको कम कर देगा, जब इसको लगेगा ग्लूकेगॉन ज्यादा हो रहा है उसको कम कर देगा, है ना। सोमैटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को कम करता है, इनहिबिट करता है, ये याद रखिएगा। इनहिबिटरी हार्मोन होता है आपका ये रहा सोमैटोस्टेटिन, इनहिबिटरी हार्मोन, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी लोग छोड़ देते हैं इसके बारे में, नहीं पढ़ते ही नहीं है कि क्या होता है सोमैटोस्टेटिन, दोनों का काम रोके। सारी चीजें पता होनी चाहिए, कहाँ से सिक्रेट होगा। 50% होते हैं, सॉरी 5% होते हैं ये सेल्स ऑफ लिंगरहंस जो होते हैं उनके अंदर, डी सेल्स 5% प्रेजेंट हो गए जहां से सिक्रेट होता है सोमैटोस्टेटिन। इनहिबिटरी हार्मोन है, इंसुलिन ग्लूकेगॉन दोनों के काम को सुप्रेस करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को। इथर प्रेजेंट होगा, दो हार्मोन सिक्रेट करेगा, T3 एंड T4। T3 की बात करते हैं जिसको ट्राइडोथायरोनिन भी कहा जाता है। आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना होता है बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का, ठीक है। दूसरा होता है T4 जिसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है। ये किससे बना, ये इसी से बनता है। अगर आप ट्राइडोथायरोनिन में से आयोडीन को रिमूव कर देंगे तो आपके पास थायरोक्सिन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दोनों यही होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ब्लड प्रेशर, गिव इट्स नॉर्मल रेंज, नेम द apparatus which is used for the recording of blood pressure। देखो ब्लड प्रेशर जान लीजिए पहले क्या होता है। ये आर्टरी है फॉर एग्जाम्पल, जो ब्लड वेसल होती है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। तो जब इसके अंदर से ब्लड फ्लो करेगा तो दीवारों पे एक प्रेशर लगता है अगेंस्ट, है ना, दीवारों के अगेंस्ट एक प्रेशर अप्लाई होता है जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, नॉर्मल रेंज 120/80, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है, वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। कैसे इसको मेजर करते हैं, ये मेजर किया जाता है स्फाइग्मोमेमोमीटर, स्फाइग्मोमेनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है तो ये लिख लीजिएगा ध्यान से, स्फाइग्मोमेनोमीटर। इसके हिसाब से, इसके हेल्प से आप मेजर करते हैं कितना आपका, आपने देखा होगा वो इस तरीके से करते हैं ना, यहाँ पर एक पट्टी सी लगा के इस तरीके से, वही होता है बस, ठीक है। उससे आप ब्लड प्रेशर को नापते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन बता देते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। देखिए नेफ्रॉन किडनी में क्या होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन होती है बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, और किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन ही होती है ना। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, वहीं से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है। तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। ये है आपके पास, और इस तरीके से सारी चीजें होंगी, यहां से आ रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही ये कुछ ऐसे, है ना, रफ स्ट्रक्चर में बना रही हूं। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो आपके पास पूरी की पूरी बहुत सारी फॉइल्ड कॉइल्स तरह की दिखाई दे रही है, दीज आर नोन एज ग्लोमेरुलस। ये जो बॉल शेप का दिखाई दे रहा है कटोरी जैसा, दिस इज नोन एज बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल।
बॉमन्स कैप्सूल के पास वाला रीजन प्रॉक्सिमल होगा, लेकिन कौन सा प्रॉक्सिमल? पूरी की पूरी कॉन्वोलेटेड ट्यूब है तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो इसके पास वाला होगा ये है आपका पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो लूप जैसा आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पार्ट होते हैं इसके अंदर लूप ऑफ हेनले में। इसके बाद आप ये वाला रीजन देखेंगे जो दूर वाला रीजन है ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, सिर्फ इतना लिख रही हूं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट वाला होता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब एक चीज याद रखिएगा कि यहां तक, है ना, यहां तक सिर्फ इतना इन दोनों से मिलकर बनता है रेनल कॉर्पसन, रेनल कॉर्पसन। और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक ये बनाता है रेनल टिब्यूल, टिब्यूल, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ नोट ऑन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कितना स्टेजेस के अंदर ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अगर आप डायग्राम बना दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। देखिए क्या होते हैं विमेन के अंदर एट द एज ऑफ 14 और 15 यानी प्यूबर्टी पे ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है ना। जब स्टार्ट होता है तो इसको मेनार्क कहा जाता है ना। हर एक लड़की में, हर एक फीमेल के अंदर ये प्रोसेस होता ही है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें से सबसे पहली है मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि जो पहला फेज चलता है शुरू के 2 से 3 या 3 से 4 दिन का, वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसके अंदर देखो क्या होगा, जो लेयर होती है आपकी एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बॉडी से बाहर निकलती है जिसको हिमोरेज भी कहा जाता है ना। उसी को मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। डे 1 से लेकर 3 to 5 डेज ये लास्ट करता है। उसके बाद दूसरा होगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा प्रोलिफरेटिव फेज। अब देखो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब है किसी चीज का सिंथेसिस होना, बनना, तो यहां पर भी वही होगा। In this phase, the primary follicle starts developing into the Graafian follicle. Graafian follicle क्यों बनेंगे? ताकि ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो सके। तो इसके अंदर नई नई चीजें बन रही होंगी जो अभी तक शेड हुई थी, टूटी थी, ठीक है, ये होगा। दूसरा है ओव्यूलेटरी फेज, आपका जो थर्ड स्टेज होगा, जो कि एग्जैक्ट 13 से लेकर 17 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है ना। तो ये होता है ओव्यूलेटरी फेज, जहां पर ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है जी। ओव्यूलेशन होता है आपका रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, ओवम सिक्रीट हो जाता है यूट्रस पे, ठीक है। जब ओवम सिक्रीट हो जाएगा तो वो कुछ दिन इंतजार करता है, इंतजार यानी कि अगर स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आगे का प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से वही साइकिल चलेगी। फोर्थ स्टेज जो इसके अंदर आती है वो है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होगा और ये फेज फिर से शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये होता है मेंस्ट्रुएशन का पूरा साइकिल, 1 महीने का, 1 मंथ का पूरा साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? देखो जब आपको चोट लगती है तो उसके कुछ समय बाद आपने देखा होगा एक रेडिश ब्राउन कलर का कुछ पिगमेंट बन जाता है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, ठीक है। ये यही होता है बस ब्लड क्लोटिंग, ताकि जो आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस है वो रुक सके, है ना। ब्लड लोड का क्लोट का प्रोसेस क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी प्रेजेंट होती हैं जो नेचुरली, है ना, मतलब आपकी मर्जी के बिना ही ये सारा का सारा प्रोसेस कर रही होंगी, जिसमें से सबसे पहला है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, जब प्रोथ्रोम्बिन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये इनएक्टिव होगा, है ना। इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा थ्रोम्बिन में, और इस चीज के लिए आपके पास एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। जब थ्रोम्बिन आपके पास आ जाता है, जो आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन है जिसको फाइब्रिनोजेन कहा जाएगा, उसको ये कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन के अंदर, और फाइब्रिन फाइनली ब्लड क्लोट का सिंथेसिस कर लेगा। ये प्रोसेस होता है ब्लड क्लोटिंग का, ठीक है। पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, आपने 30 नंबर कमा लिए हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। उससे पहले जो आपकी बहुत
बच्चों के ये सवाल होते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नोट्स बनाएं, समझ नहीं आ रहा है कि कुछ मतलब इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट नोट्स होते हैं, किस तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फार्मेसी इंडिया ने ये चीज़ें लॉन्च करी हैं। ठीक है, 6 मॉड्यूल हैं टोटल नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें से सबसे पहला सवाल है डिफाइन टिश्यू, गिव इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। चल, तो टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर कंबाइन हो जाती हैं, वो एक टिश्यू का सिंथेसिस कर लेती है, उसी को कहा जाता है टिश्यू। बॉडी के अंदर 4 तरीके के टिश्यू होते हैं आपके पास। सबसे पहला है एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू दूसरा, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। देखो, खाली जगह भरनी है हमको, बॉडी में कोई जगह खाली नहीं रखनी है, तो इसीलिए हमने टिश्यू बना लिए। सेल से मिलकर टिश्यू बने हैं, जो कि आपके विसरल होलो स्पेसेस के अंदर फिल्ड होते हैं, है ना। बस यही होता है। व्हाट इज गाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज गाउट। अब ये गाउट क्या है? देखिए, बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हद से ज्यादा हो जाती हैं तो वो बीमारियां फैलाने लगती हैं। उसी में से एक है यूरिक एसिड। ठीक है, जब यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है तो वो जब एक्यूमुलेट होगा, वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता है, और उसके एक्यूमुलेशन से जहां पर वो जॉइंट में बढ़ रहा होगा, वो एरिया स्वेल कर जाएगा, है ना। उसी स्वेलिंग को गाउट कहा जाता है। गाउट इज अ पेनफुल फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस कॉज्ड बाय यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, क्योंकि वो इकट्ठा हो रहे होंगे, है ना। बेसिकली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, लेकिन जब वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं तब ये कंडीशन होती है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, और ये सबसे ज्यादा मेन के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, मेल में सबसे ज्यादा कॉमन होगा। पैर में जो आपका फुट होता है, उसके ऊपर वाली यानी जो थंब वाला आपका जॉइंट है, वहां पर ये ज्यादा देखा जाता है। Gout occurs in people who have high levels of uric acid, also known as urate, in their blood. देखो क्या होता है, नॉर्मली यूरिक एसिड कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब यूरिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाता है यूरिया में, तब वो एक्यूमुलेट होगा, और उस एक्यूमुलेशन से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है गाउट का, ये कोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है? जहां भी पोइसिस वर्ड आ जाए समझ जाइएगा सिंथेसिस हो रहा होगा, है ना। हीम यानी ब्लड, तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है उसको हीमोपोइसिस कहा जाता है। शुरुआत करते हैं इसकी। हिमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्यूलर कंपोनेंट्स। तीनों हो सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। कहां होगा? ये होता है बोन मैरो में। इधर मैं लिख देती हूं बोन मैरो। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जब फीटस रहता है, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, फीटस में, ठीक है, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आपकी लाइफ है, लाइफ स्पैन, थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन, तब तक ये चलता रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरबीसी कब बनेगा, डब्ल्यूबीसी कब बनेगा, प्लेटलेट कब बनेगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लाइफ स्पैन की। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन अराउंड फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू वीक्स तक हो सकता है। ठीक है, थर्ड है आपके प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स अराउंड 1 वीक तक, यानी 5 to 9 डेज, बस इतना, 5 to 9 डेज, इतने दिन तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये चले जाते हैं स्प्लीन के अंदर, और नए नए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट उनकी जगह लेते रहते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ताकि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के खून में कमी ना हो, है ना, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मैं आपको प्रोसेस ही बता देती हूँ। बॉडी से यूरिन का बाहर निकलना मिक्चुरेशन कहलाता है। कैसे होगा समझिए। सबसे पहले यूरिन कलेक्ट किया जाता है नेफ्रॉन के अंदर, यानी कि सिंथेसिस हो रहा होगा, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से जब पूरी तरीके से यूरिन का सिंथेसिस हो जाता है, वो यूरेटर्स में जाएगा, यूरेटर्स के थ्रू वो स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ की? समझ जाइएगा, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको डायट्रेसर मसल्स भी कहा जाता है, डायट्रेसर मसल्स। ठीक है, ऑफ यूरेटर्स फैसिलिटेट मिक्चुरेशन। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द होलो मस्कुलर इलास्टिक ऑर्गन, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है, और आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। मेन में अलग यूरेथ्रा होता है, फीमेल में अलग यूरेथ्रा होता है, तो याद रखिएगा, साइज भी डिफरेंस करता है, फंक्शन भी डिफरेंट होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट अबाउट हार्ट साउंड्स।
यानी कि दिल की जो आवाजें होती हैं वो कौन कौन सी होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दो तरीके की साउंड होती है, S1 एंड S2। S1 साउंड होती है जब क्लोजर ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होगा। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होती है, यानी कि जो आपकी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है तब होगी। S2 साउंड जिसको, अच्छा इसके नाम भी लिख लीजिए, लब एंड डब। ठीक है, S2 साउंड जब होगी जब क्लोजर ऑफ जो आपकी सेमी ल्यूनार वॉल होती है, सेमी ल्यूनार वॉल जब ये बंद होगी तब आपकी साउंड होती है डुप। ठीक है, ये दो तरीके की साउंड होती है आपकी बॉडी के अंदर। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स दिखाई दे रही, ठीक है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख देना, आपको पूरी तरीके से डिफाइन करके हर एक चीज को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? देखिए, जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, बॉडी से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, अराउंड अबाउट किसके बाद होता है? 9 महीने के बाद। तो इसी प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। पार्चुरेशन इज अनदर वर्ड दैट डिस्क्राइब चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ओवरऑल पार्चुरेशन इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी विच एवरी वुमेन हैव टू अंडरगो। है ना, सबको जाना पड़ेगा इस वाले जो प्रोसेस है। इसके बाद ड्यूरिंग दिस फेज द बेबी ग्रोज इनसाइड इन वुमेन्स यूट्रस। देखो, जब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब एक ब्रेन के पास, आपके पास एक रिफ्लेक्स जाता है। कहां से जाएगा ये याद रखिएगा, प्लेसेंटा, मदर का प्लेसेंटा और फीटस, इन दोनों से एक रिफ्लेक्स जाता है ब्रेन के पास, जो आपको ये बताएगा कि अब पार्चुरेशन का टाइम हो चुका है ना। और ये इसका जो टाइमिंग होता है अराउंड 9 मंथ होता है, लेकिन बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें ये पहले भी हो सकता है, 7 मंथ 8 मंथ, तो तब ये चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट है, राइट 3 फंक्शंस ऑफ लिवर। तो लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, वैसे तो बहुत सारे काम है लेकिन सिर्फ 3 पूछे हैं तो 3 ही बताएंगे। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल जूस का सिंथेसिस करना सबसे मेन काम होता है। ये क्या होगा? बाइल जूस आपकी बॉडी के अंदर जब फैट आप लोग खाते हैं, लिपिड्स आप लोग खाते हैं, तो उसके इमल्सिफिकेशन के लिए, यानी कि उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको बाइल जूस की जरूरत होती है, और ये बाइल जूस सिंथेसिस होता है लिवर में। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स फॉर ब्लड प्लाज्मा, फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, और तीनों का सिंथेसिस कहाँ होगा? आपके लिवर के अंदर। और सबसे पहला लास्ट वाला चीज होता है प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशल प्रोटीन टू हेल्प कैरी फैट थ्रू द बॉडी, है ना, यही चीज है। तो ये 3 काम है आपके लिवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब बेसिक सी बात है कि आप सिर्फ नाम लिखकर तो नहीं छोड़ देंगे, 3 नंबर का सवाल है, तो मैं लिख देती हूँ, ईयर, आई और नोज, है ना। आपको इसके फंक्शन भी डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है इस पर ध्यान देते हैं। देखो, आपकी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से एक लिम्फ भी है ना। इसी लिम्फ को एक और नाम से बुलाया जाता है जो है लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। Lymph, also called lymphatic fluid, is a collection of the extra fluid that drains from cells and tissues in your body and is not reabsorbed into the capillaries, है ना। कैपिलरीज में दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते, छोड़ दिया जाता है सेल से, टिश्यू से कि जाओ अपना काम करो। और लिम्फ का काम होता है आपकी बॉडी की साफ सफाई करना, टॉक्सिन्स को पकड़ना और वेस्ट मटेरियल को पकड़ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ना, ये काम होता है। Lymph contain many different substances including protein, mineral, damaged cells, cancer cells and germs. सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो फिर करते हैं, सबकी मैं लिखवाऊंगी, उसके बाद आपको आपकी मर्जी जिसकी भी आप लिखना चाहें। ANS होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है आपके पास ECG, ECG इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। नेक्स्ट है ESR, इराइथ्रोसाइट, इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास RBC, तो RBC सभी लोग जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स,
ब्लड सेल्स, और लास्ट है आपके पास GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहां तक होते हैं आपके क्वेश्चन पार्ट नंबर बी के। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What do you know about ग्लूकोमा? अब ग्लूकोमा क्या होता है? देखिए, एक तरीके की आई कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो आई में ऑप्टिक नर्व होती है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व का आपकी बॉडी के अंदर काम ये है कि जो भी आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी XYZ, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाता है। ठीक है, वो आपके ब्रेन को बताता है कि हमारी आंख ने क्या देखा, और जब ये ऑप्टिक नर्व पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी तो ना ही आपके ब्रेन को पता चलेगा और ना ही आप समझ पाएंगे कि आपने क्या देखा है। ठीक है, ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व सेंड्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर आई टू योर ब्रेन एंड इज वाइटल फॉर गुड विजन, है ना। डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व इज ऑफन रिलेटेड टू हाई प्रेशर इन योर आई। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा आई के अंदर, यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है कुछ भी चीज देखने के लिए, तब ये चीज कंडीशन पैदा हो सकती है, तो याद रखिएगा आगे से। चलो, तो पार्ट बी आपका कंप्लीट हो गया है, 30 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट है पार्ट सी, तो शुरुआत करते हैं। Which of the following is known as the power house of a cell? सेल के अंदर पावर हाउस किसे कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपके पास लिगामेंट जॉइंट बोन टू बोन। ठीक है, यहीं पर खत्म कर दो सवाल। एक बोन से दूसरी बोन को जो जोड़ता है वो है आपका लिगामेंट। हु डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप? जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, यही ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। किसने डिस्कवर किया था? आपके ऑप्शन है विलियम हार्वे, कार्ल कॉर्नियस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर कार्ल लेंस्टीनर। सही ऑप्शन है आपका डी, दैट इज कार्ल लेंस्टीनर। बाइल इज स्टोर्ड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बाइल स्टोर्ड कहां होता है? सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन है डुओडेनम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर गॉल ब्लैडर। बाइल के लिए अलग से एक ऑर्गन आपके पास प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट्स टीयर? जो आपके आंसू आते हैं ना प्याज काटते समय या फिर अनुपमा देखते समय, तो उस टाइम पर कौन सी ग्लैंड टीयर सिक्रेट करते हैं? सही ऑप्शन है आपका लैक्रिमल ग्लैंड्स। इधर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ। ठीक है, जहां पर चश्मा टिकाते हैं ना आप लोग, बिल्कुल उसी जगह इधर प्रेजेंट होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड? आपकी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, वहीं पर मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो वो कौन है? सही ऑप्शन होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का। टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मेल का सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। मेल में प्रेजेंट होती है टेस्टिस, जहां से सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरॉन। स्पाइनल कॉर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम या फिर ओसियस सिस्टम। यहां मार खा जाओगे। स्पाइनल कॉर्ड पूछा है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पूछा है, तो गलती से भी स्केलेटल सिस्टम मत लगा दीजिएगा। आपको लगेगा कि रीढ़ की हड्डी के बारे में पूछा गया है, तो बेसिक सी बात है, ओसियस सिस्टम से आ जाएगा स्केलेटल। स्पाइनल कॉर्ड पार्ट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, एम्बेडेड होती है वर्टिब्रल कॉलम में, विच इज अ पार्ट ऑफ ओसियस सिस्टम। तो डिफरेंस समझिएगा, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, CNS का एक पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट, द ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स 206। A person with AB blood is considered as a universal acceptance। ठीक है, या फिर रेसिपिएंट आप लोग बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोलिए, एक्सेप्टर बोल दीजिए, एक्सेप्टर या फिर रेसिपिएंट। एंड लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रेगनेंसीज लास्ट अराउंड डैश डेज। यहां पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज करनी है, 9 मंथ में कितने दिन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जवाब देना है। प्रेगनेंसी आर लास्ट अराउंड 280 डेज। ठीक है, तो ये होते हैं आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज अ फीमर। फीमर होती है थाई बोन, जिसको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम यानी रास सिस्टम इज वन ऑफ द मेजर कंट्रोल सिस्टम फॉर डैश एंड फ्लूइड बैलेंस। तो जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? सबसे पहला है ब्लड प्रेशर यानी BP एंड फ्लूइड बैलेंस। लास्ट क्वेश्चन है, द 3 ईयर ऑसिकल्स ऑफ मिडल ईयर आर मैलियस, इनकस
और लास्ट होता है आपके पास स्टेप्स। ये 3 बॉन्ड पाए जाते हैं मिडल ईयर में। इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका ये पूरा का पूरा किस तरीके से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको कैसे आप चीज़ों को लिख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जितना हो सके पॉइंट में आंसर लिखिए और डायग्राम ज़रूर बनाइएगा जहाँ जहाँ आपको लगता हो, है ना। जैसे आपसे पूछा गया था अभी अभी सेंस ऑर्गन, तो थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना दीजिए, ईजी हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल को, फार्मेसी इंडिया लाइव को। इसी के साथ ही साथ आपके सामने ये जो नंबर गिवन है यहाँ पर आपको सिर्फ डीपी इंडिया लिखकर भेजना है और इसी के साथ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। और थर्ड है टेलीग्राम, लिंक सामने गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स दी गई है, वहां से जाकर भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।